गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th का फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। इसका वेटेज अगर देखते हैं तो इस चैप्टर से लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो लगभग 12 to 14 क्वेश्चन तक इस यूनिट से आते हैं। 4 चैप्टर हैं इस यूनिट में। तो ये सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए जो पहले ही मैंने बताया था आपको कि वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद उसको आपको नोट्स तैयार करनी है। आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में वो नोट्स तैयार कीजिए। ये मेरे खुद के नोट्स हैं। इनको मैंने कंप्यूटराइज टाइपिंग इसलिए करा ली क्योंकि बहुत से बच्चों को राइटिंग समझ में दिक्कत आती है, राइटिंग समझ नहीं पाते हैं, बहुत से प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने इनको कंप्यूटराइज करा लिया कि कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकता है। तो करना क्या है कि आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर को देख के, उसको समझ के, उसको सिस्टेमिक तरीके से उसके आप नोट्स तैयार कीजिए। अब तैयार नोट्स को अब अपनी समझ के अनुसार रेगुलरली इसको रिवाइज कीजिए। जब भी हम उस रिलेटेड चैप्टर का टेस्ट लें तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है ना 95 to 100% आना चाहिए। 95 से लेके 100 से कम आ रही है तो आप समझ लीजिए कि मेरी जो तैयारी है वो एक प्रॉपर तैयारी नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ऑनलाइन टीचिंग का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। ये 4 महीने से तैयारी करते 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 अब थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ। ठीक है, तो ये जो BC है इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले अपन जो है ना जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका एक कॉन्सेप्ट मैप तैयार करेंगे। आपके पास चैप्टर के स्टार्टिंग का पहला पेज कॉन्सेप्ट मैप होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैप एक तरह से इस चैप्टर की समरी है कि उस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं और हम लोगों को किस तरह से इस टॉपिक को पढ़ना है। तो 2-4 बातें जो बताई हैं हमने आपको, उसको आप ध्यान में रखिए। एक वीडियो देखने के बाद आप उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स में अगर आपको कुछ मिलता है, अगर आप भी अब बुक पढ़ते हैं या आपको कहीं कुछ मिलता है तो आप उसमें इंक्लूड कीजिए। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट मैप क्या है। ये रहा एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप। ये फर्स्ट आपका जो सेकेंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये कॉन्सेप्ट मैप ऑफ बीसी। ओके, ये रहा बीसी का कॉन्सेप्ट, मतलब ओवरऑल कितने टॉपिक इस चैप्टर में हैं। तो पहला है आपके पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या हिस्ट्री है, कौन कौन से साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ डिटेल में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। थ्री किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत एलोबरेट करके दिया हुआ है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। पूरे चैप्टर में यही दिया हुआ पूरा 5 किंगडम, मतलब 70% 80% सिलेबस 5 किंगडम और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके पास जो पहला किंगडम है वो है मोनेरा। मोनेरा में 4 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड है यू बैक्टीरिया, तीसरा है साइनो बैक्टीरिया और चौथा है माइकोप्लाज्मा। कहने का मतलब ये अपन 4 ग्रुप्स को पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये पहला किंगडम हो गया। कौन सा? मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दूसरा जो किंगडम है वो है मोनेरा, सॉरी वो है प्रोटिस्टा। मोनेरा की तरह प्रोटिस्टा also classified into 5 groups. First है chrysophytes, second is dinoflagellate, third is slime mold, fourth group is euglenoid and last is protozoa. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट आपके पास जो किंगडम है वो है फंजाई। आपके सिलेबस में फंजाई को बहुत डिटेल में दिया गया है।
और काफ़ी इलोबरेट है फंजाई, और फंजाई से क्वेश्चंस बनते भी बहुत अच्छे हैं। फंजाई आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन पेपर अगर थोड़ा सा टफ आएगा तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद है। चौथा जो किंगडम है वो है आपके पास प्लांटी, बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और लास्ट किंगडम है जो आपके पास एनिमिलिया। तो ये पहला किंगडम, ये दूसरा किंगडम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। इसको अपन डिटेल पढ़ेंगे, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो सिलेबस में है वो दिया हुआ है वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन, और लास्ट टॉपिक जो है ना वो है आपके पास बैक्टीरियोफेज। ओके, तो हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंसली एक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपको चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही लिखना है अपन को, और आपको ये देखना है कि मतलब इस चैप्टर के टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक जो है ना वो हमारा वीक है, किसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो अपन अगर चलते हैं हिस्ट्री में, तो ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ये रहा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म को किसी साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड किया था वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने 300 BC के आसपास ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। एक तो प्लांटी बोला, दूसरे को बताया उन्होंने एनिमेलिया। उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा? क्राइटेरिया था आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उस बेस पे जो है ना इन्होंने, एरिस्टोटल ने, ऑल लिविंग बीइंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो क्राइटेरिया था वो साइंटिफिक नहीं था। पहला ग्रुप था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। प्लांटी फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्री, shrubs and herbs. While Animalia divided into 2 groups. Anima, without red blood animals, ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड रेड नहीं है, और दूसरा इनाइमा, ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड जो है ना वो रेड है। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासिफाइड किया था 300 BC के आसपास। इसके बाद काफी लॉन्ग ड्यूरेशन बाद लिनियस ने जो है ना लगभग 1786 के आसपास
एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बींग्स को कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया को लेते हुए फिर से क्लासिफाइड किया उन्होंने, मतलब इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव किया। उसे बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम से एडवांस था। थ्री किंगडम के बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, वो थ्री से एडवांस था, इम्प्रूव था। और फिर आया आपके पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फोर्थ से ज़्यादा इम्प्रूव था। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 12 किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें है। सिलेबस में सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही है। तो टू किंगडम को डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा जनरल आइडिया लेते हैं। कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, फोर्थ क्या था, फिफ्थ क्या था, किसने दिया था, क्या क्राइटेरिया था, क्या ड्रॉबैक थी, ये सारी चीज़ें अपन थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सिर्फ आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे ही डिस्कस करना है अपन को। ओके, ये एक समरी है, बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाए अगर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके देखा जाए, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट है। इस चार्ट में हो सकता है कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, कुछ थोड़ी सी गलतियां जा रही हों, तो आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से, बुक डिस्कस कीजिए। मैंने अच्छे से इसको बनाने की कोशिश की, गलती नहीं हो, लेकिन फिर भी हो सकता है मेरी पॉसिबल गलती हो, तो आप इसमें इम्प्रूव कीजिए आप, ठीक है। तो ये आपके पास ये रहा आपके पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये रहा आपके पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये रहा आपके पास फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये रहा आपके पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये लिनियस साहब ने दिया था। लिनियस साहब ने दो बुक लिखी थी, जीनस प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। कब दिया था? लगभग 1758 1766 के आसपास जो है ना, ये लिनियस साहब ने इसको क्लासिफाइड किया था। दूसरा है, इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 1758 के बाद 1866, 100 साल के ज़्यादा। इसके बाद फिर ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया वो दिया हीकल साहब ने। ये हीकल ने क्लासिफिकेशन दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने 1956 हेवर्ड कोपलैंड, हेवर्ड कोपलैंड ने
फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। और इसके 10 साल बाद ही 10 साल बाद 15 साल बाद भी इन्होंने जो है ना फिर एक R.H. व्हिटकर साहब, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1969 में फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्रपोज किया। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में, 2 किंगडम में, ग्रुप मत बोलिए आप, 2 किंगडम में डिवाइड किया गया। पहला था आपके पास प्लांटी और दूसरा है आपके पास एनिमलिया। ये आपका पास पहला था और ये आपके पास दूसरा है। पहला है प्लांटी और सेकंड इज एनिमलिया। प्लांटी में इन्होंने व्हिटकर साहब ने रख दिया ब्रायोफाइट्स को, फंजाई को, बैक्टीरिया को, टेडोफाइट्स को, स्पर्मेटोफाइट्स को, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म बोथ। जबकि एनिमिलिया में रखा इन्होंने नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को किंगडम एनिमिलिया में रखा। लिनियस साहब ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया। पहला जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था उनका कि सेल वॉल है कि नहीं है, उसमें सेल वॉल है प्रेजेंट या एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था लिनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। एंड सेकेंड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसका। और थर्ड इज उस लिविंग बींग्स में लोकोमोशन है या नहीं है, मूवमेंट है या नहीं है। ये 3 क्राइटेरिया के बेस पे लिनियस साहब ने ऑल लिविंग बींग्स क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट है आपके पास प्लांटी और दूसरा है आपके पास एनिमिलिया। प्लांटी फर्दर क्लासिफाइड इनटू बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड स्पर्मेटोफाइट, while एनिमिलिया क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, नोटोकॉर्ड एंड कॉर्डेट। क्राइटेरिया क्या रखा उन्होंने? प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। कमेंट्स में अगर देखो तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम प्लांटी, मतलब यहाँ तक 2 किंगडम थे, प्लांटी और एनिमिलिया। कब तक? 1758, 70, 60 तक 2 किंगडम, मतलब 80, 66 तक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था बस मात्र। ड्रॉबैक क्या थे इसके? बहुत सारे ड्रॉबैक थे इसमें। तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक नॉट डिफाइंड। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ये। तो दूसरा ड्रॉबैक था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर नो डिफाइंड। यूनिसेलुलर के साथ मल्टीसेलुलर घुसे पड़े हैं और मल्टीसेलुलर के साथ यूनिसेलुलर को रखा हुआ है। और तीसरा ड्रॉबैक जो था ना वो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ये भी बहुत बड़ी ड्रॉबैक था। जो खाना खुद बना रहे हैं उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया और जो खाना खुद नहीं बना रहे हैं उनको भी एक ग्रुप में रख दिया।
ठीक है, तो यहां तक लिनियस साहब के क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 किंगडम थे। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इसके बाद हिकल साहब इन 1866 सेपरेट सम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लांटी एंड एनिमेलिया एंड इंट्रोड्यूस न्यू किंगडम। क्राइटेरिया क्या लिया उन्होंने? व्हिटकर साहब ने जो क्राइटेरिया लिया वो था लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, जिसमें टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं हो सके। समझ रहे हो ना? या यूनिसेलर हो या मल्टी सेलर हो। मल्टी सेलर हो तो टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, सेल का एक ग्रुप होना चाहिए। सेल ग्रुप हो लेकिन सभी सेल एक तरह से वर्क नहीं कर रही हो। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, हिकल साहब ने जो लिनियस साहब का जो किंगडम था, प्लांटी किंगडम एनिमल, उससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उठा के एक अलग सेपरेट किंगडम बना लिया। नाम दे दिया इन्होंने क्या? प्रोटिस्टा। क्राइटेरिया क्या था? लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या कमेंट्स थे? सजेस्टेड थर्ड किंगडम कॉल्ड प्रोटिस्टा। suggested third kingdom called Protista and includes mostly unicellular and multicellular aquatic eukaryotic like fungi, protozoa, animalia, animals, bacteria and slime mold. हिकल साहब ने यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को निकाल लिया, जिसमें अधिकतर एक्वेटिक थे, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे एनिमेलिया हो, चाहे एनिमल हो, चाहे आपके पास बैक्टीरिया हो, चाहे स्लाइम मोल्ड हो। इनको निकाल के एक अलग किंगडम में रख दिया, नाम दे दिया प्रोटिस्टा। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, तो इसमें न्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस था, और ए न्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस नहीं था, ऑर्गेनिज्म केप्ट टुगेदर इन, ठीक है ना, प्रोटिस्टा। बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा क्या था? हेट्रोटॉपिक बीसीए एंड फंजाई प्लेस्ड अलोंग विद ऑटोटॉपिक एल्गी। वही गलती जो लिनियस साहब ने की थी, वही गलती इन्होंने कर दी कि हेट्रोट्रॉपिक को ऑटोट्रॉपिक एल्गी के साथ प्लेस कर दिया। इसके बाद 1956 में एक साइंटिस्ट और आए, हेवर्ड कोपलैंड। हेवर्ड कोपलैंड को एक बहुत बड़ी हेल्प मिल गई जब 1932 में नॉल एंड रस्का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था,
नॉल एंड रस्का ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया, उसके बाद सेल की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी थी वो अच्छे से स्टार्ट हुई। और उस बेस पे जो है ना, जब सेल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी स्टार्ट हुई, तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके आधार पर जो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में हेवर्ड हिकल साहब ने रखा था और लिनियस ने प्लांटियो एनिमम रखा, उससे उन ऑर्गेनिज्म को निकालकर एक अलग किंगडम डेवलप कर दिया और नाम दिया मोनेरा। क्या नाम दिया? मोनेरा। क्राइटेरिया क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बोल लो। मतलब सीधा कहने का मतलब है कि इस समय तक अब सेल के दो टाइप जो है ना स्पष्ट रूप से दिख रहे थे, एक थी प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी थी यूकैरियोटिक सेल। इन्होंने नया किंगडम डेवलप किया, नाम दिया मोनेरा। suggested another fourth kingdom called Monera, in which include unicellular eukaryotic like Archaebacteria, Eubacteria and BGA. यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक लाइक, मतलब यहाँ तक आते आते सेल के दो टाइप थे, एक यूकैरियोटिक, एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी आपके पास यूकैरियोटिक सेल। लेकिन ड्रॉबैक तो अभी भी थे इसमें। क्या ड्रॉबैक था? फंजाई आर नॉट प्रोबेबली प्लेस्ड इन that is fungi continue to remain with plantae। फंजाई अभी भी साहब प्लांटी के साथ थी, फंजाई जबकि हेटरोट्रॉपिक थी, सेप्रोफाइटिक थी, लेकिन किसके बेस पे रखा गया उसको प्लांटी के साथ? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कि उसमें सेल वॉल है। कहाँ रखा गया? किंगडम प्लांटी में। अब 1969 एक साइंटिस्ट और आए, आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ क्राइटेरिया को डिसाइड करके फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया। क्या लिया इन्होंने? पहला क्राइटेरिया लिया इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, इसमें इन्होंने दो पॉइंट को डिस्कस किया। टाइप ऑफ सेल, सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है।
जो कि हेवर्ड कोपलैंड पहले ही बता चुके थे कि सेल दो टाइप की है, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो व्हिटकर साहब ने टाइप ऑफ सेल, सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। दूसरा, सेल वॉल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ सेल वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मे भी पॉसिबल कि 2021 में आ जाए। और तीसरा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है। तीसरा जो स्ट्रक्चर लिया उन्होंने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। तीसरा क्राइटेरिया लिया उन्होंने कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। चौथा लिया आपने में रिप्रोडक्शन कैसा है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, फेजन है कि एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है कि वेजिटेटिव है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन है। और तीसरा था आपके पास लाइफ स्टाइल कैसी है, कहाँ रह रहे हैं वो, कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वो। और उसी में इंक्लूड किया उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब एंजियोस्पर्म के फोर फादर कौन हैं, एंजियोस्पर्म किससे इवॉल्व होके आया है, उसके एंसेस्टर कौन है। तो ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, किसी एग्जाम पूछा गया है। तो ये 5 आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिए थे व्हिटकर साहब ने। इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर क्वेश्चन बनता है इस फ्लो चार्ट से तो पेपर थोड़ा सा टफ बन जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स जो है ना, इसका एक बेसिक वो था, वो है आपके पास सेपरेशन ऑफ, क्या था कंक्लूजन मान लेते हैं, सेपरेशन ऑफ फंजाई फ्रॉम प्लांटी इनटू सेपरेट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल नेचर। सेल वॉल है लेकिन नेचर कैसा है, ग्लूकोज की बनी है, काइटिन की बनी है, या म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन किसकी बनी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर था। इसी बेस पे व्हिटकर साहब ने फंजाई को किंगडम प्लांटी से सेपरेट किया और एक नया ग्रुप बना दिया फंजाई। लेकिन ड्रॉबैक अभी भी थे इसमें। क्या ड्रॉबैक थे देखो जरा। जो आपके पास यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला प्लेस्ड विद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, फिर से देखो इसको एक बार। जो यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास था एंड क्लोरेला था, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ यानी कि प्लांटी के साथ प्लेस किया गया, जबकि हिकल ने इन सभी को जो है ना प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया था। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, प्रोटोजोअन्स आर नॉट इंक्लूड अलोंग विद एनिमेलिया।
प्रोटोजोआ अभी भी प्रोटिस्टा में थे, उनको किंगडम एनिमल में नहीं रखा गया है, जबकि प्रोटोजोअन्स एनिमल के फोरफादर हैं, एंसेस्टर हैं, सबसे प्रिमिटिव एंसेस्टर हैं। तीसरा ड्रॉबैक क्या था? ईस्ट जो थी ना वो यूनिसेलर थी, जबकि उसको रखा गया फंजाई के साथ। हीकल के अनुसार ईस्ट को प्रोटिस्टा में होना चाहिए था, लेकिन व्हिटकर साहब ने इसको कहां रख दिया? फंजाई में रखा है इसको। और लास्ट इज BCA and heterotropic bacteria have been clubbed together in eubacteria. BCA को, जो कि ऑटोट्रोपिक था, उसको हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के साथ एक साथ रख दिया गया यूबैक्टीरिया ग्रुप में। ओके, तो ये एक आपके पास समरी थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आए या नहीं आए, आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो देखो 2 किंगडम में 2 किंगडम से, एक तो एनिमेलिया और दूसरा आपके पास प्लांटी। यहां पे एक किंगडम और बढ़ गया, यहां पे एक किंगडम प्रोटिस्टा बढ़ गया, 3 किंगडम हो गए। यहां पे नेक्स्ट मोनेरा बढ़ गया और लास्ट में आपके पास फंजाई बढ़ गया, फंजाई बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए, अरेंज द किंगडम अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिस्टेमिक डिस्कवरीज, तो सबसे पहले प्लांटी, दूसरे बाद एनिमेलिया, तीसरे बाद प्रोटिस्टा, चौथे बाद मोनेरा और लास्ट इज फंजाई। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे अपन फिर कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। टुडे इज ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।